हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने बात की थी अबाउट एजियोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होता है, उनके बारे में हमने सिंपल बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एजियोट्रोप्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही बनते हैं, ठीक है ना, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पर, डेफिनेट कंपोजिशन पर बनते हैं। हर एक कंपोजिशन पर आपके एजियोट्रोप्स फॉर्म नहीं होते हैं। एजियोट्रोप्स जब बनते हैं तब आपका लिक्विड और वेपर का जो प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, या हम अगर हम कहें मोल कंपोजिशन, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात की थी एजियोट्रोप्स के टाइप्स के बारे में। उनको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, आपको अपोजिट नेचर से आपको याद रखना है कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो वो फॉर्म किससे होंगे, जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे उन सॉल्यूशन से। और अगर आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाना है तो आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव जो डेविएशन शो करते हैं वो वाले लिक्विड। ठीक है, अपोजिट जस्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा इजी है, ठीक है ना। इनका जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, बॉईल होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एजियोट्रोप्स पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, चार टाइप की आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, केवल और केवल सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट के ऊपर से इसको कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है आपकी मेनली मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है केवल और केवल उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि किसी भी सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं आपके सॉल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनको हम CGP इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ a solution depends only on the number of solute particles present in the solution। जो सोल्यूट आपके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि 1 मोल NaCl और 1 मोल KCl लिया, तो इनके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये भी कितना है 1 मोल, ये भी कितना है 1 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनमें क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, इनके लिए सेम रहेगी। चाहे आप जो सोल्यूट है उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट डिफरेंट नेचर वाले सोल्यूट आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर उनके नंबर्स डिफरेंट है तो फिर आपका वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है ना। The number of solute particles present in the solution and it does not depend on the solvent। ठीक है, सॉल्वेंट के ऊपर आपका डिपेंड नहीं रहती है। ठीक है, जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, आपका जो सोल्यूट होगा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट में हम जनरली क्या लेंगे, वाटर लेंगे, वो क्या होगा नेचर में, वोलेटाइल। ठीक है,
उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज of a solution depends only on the number of solute particles present in the solution and it does not depend on the, आप solvent भी लिख सकते हो या फिर यहाँ अगर हम solute के टर्म्स में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। it does not depends on the nature of solute particles, क्योंकि solvent तो हमेशा आपका वाटर ही लेते हैं हम, ठीक है ना। तो हम solute से इसको कंपेरिजन कर रहे हैं, on the nature of solute particles, जैसे NaCl लें या फिर KCl लें, सेम ही रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की होती है, इनको हम 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो होती है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे हम ओब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं, ओब्लियोस्कोपी। ठीक है, नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ओब्लियोस्कोपी। ठीक है, RLVP। थर्ड आता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी। ठीक है, और फोर्थ है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप की आपकी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट कैसा है। क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट दैट इज RLVP के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज relative lowering of vapor pressure, that is RLVP। देखिए क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो टर्म से पता चल रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर मैं, हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ये आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्रेजेंट है आपका। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है वो तो है नॉन वोलेटाइल, NVS। NVS क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, और वाटर साथ में प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, H2। अब अगर यहाँ हम देखें नॉन वोलेटाइल, ऐसा करते हैं पहले हम सिंपल बात करते हैं वाटर के केस में। सिंपल वाटर है आपके पास मान लीजिए, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ वेपर्स रहेगी वो किस किस की प्रेजेंट रहेगी, केवल वाटर की ही रहेगी, और कुछ भी नहीं होगा इसमें, वाटर वेपर, वाटर वेपर्स। ठीक है, चलिए, और यहाँ जो प्रेशर होगा उसको हम डिनोट कर देते हैं P नोट से। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, हमने एक और कंटेनर लिया,
अब इसमें हम क्या करते हैं, आपका वाटर तो मिक्स करते ही हैं, साथ में हमने क्या कर दिया, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रहे बाद में। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब वो सोल्यूट जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती, जैसे NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, शुगर हो सकता है, आपका यूरिया हो सकता है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की कैटेगरी में। और साथ में वाटर तो है ही सही आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ किसकी वेपर्स बनेगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? जी हाँ, इस केस में भी आपके पास जो वेपर्स बनेगी वो किसकी बनेगी, केवल और केवल वाटर की ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसकी तो वेपर्स बनने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं पूछूं कि मान लो आपको प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ जो वेपर्स है उसका प्रेशर दिया हुआ है PS, मतलब P स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड फॉर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, यहाँ तो आपका क्या था, प्योर H2O था, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया P0। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि P0 और P0 आपका PS से, P0 और PS से कौन ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब मैं कहूँ कि वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ आपकी वेपर्स ज़्यादा बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है आपका, केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका सॉल्यूशन। तो अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल वाटर की वेपर्स है और वो ज़्यादा बनेगी, जबकि यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह आपके सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाई करते ही हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। तो क्या होगा, उनका तो वेपोराइजेशन होगा नहीं। ठीक है, पर ये जो सोल्यूट के आपके सॉल्यूशन सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है H2, उनका वेपोराइजेशन हो जाएगा, लेकिन नंबर्स कितने होंगे, कम होंगे क्वांटिटी में, क्योंकि कुछ जगह कुछ सरफेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, आपका सोल्यूट NaCl के पार्टिकल। मान लो सपोज करो इसमें NaCl है, तो यहाँ जो वेपर्स बननी चाहिए यहाँ के मुकाबले कितनी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, बस यही होता है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही है जो आपको ध्यान रखना है कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बस सिंपल है, यही इसका स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है या समझना है। आप कह सकते हो when we add or on adding a non-volatile solute, आप पूरा लिख लेना एक बार इसको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन when a non-volatile solute is added in pure solvent, the vapor pressure of solution will decrease। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, विल डिक्रीज एंड ऑलवेज, एंड वी कैन से that the vapor pressure of pure solvent is always greater than the vapor pressure of solution containing non volatile
सोल्यूट। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सिंपल वर्ड में कहें तो, विल ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर आप यहां से लिखें, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर is known as lowering in vapor pressure। तो अगर हम कहें lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, वो इक्वल होगा आपके पास पी नोट माइनस पी एस के इक्वल होगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नोट माइनस पी एस, क्योंकि पी नोट आपका बड़ा होगा। ठीक है ना, हमें दिख ही रहा है प्योर सोलवेंट पी नोट है और ये क्या है पी एस है, तो पी नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस, तो पी नोट माइनस पी एस उसे हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये है आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज पी नोट माइनस पी एस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर वो क्या है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए रिलेटिव, या अगर हम सिंपल लिखें आर एल वी पी, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है आपका पी नोट माइनस पी एस, और जब रिलेटिव हम निकाल रहे हैं तो हम किसके साथ रिलेटिव में निकाल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू से, और इनिशियल वैल्यू क्या है पी नोट, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, एंड दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, यहाँ हम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जिसमें आपका सोल्यूट भी प्रेजेंट है और आपका सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, वेपर्स बनेगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ एक तो आपके पास क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और साथ में क्या है आपका वाटर, प्योर सॉल्वेंट जो भी है। ठीक है, जनरली वाटर लेते हैं इसलिए हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बना इसका अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है पीएस मतलब वेपर प्रेशर आपको निकालना है इस सॉल्यूशन का, तो हम कैसे निकालते थे, वेपर प्रेशर किसी की वजह से होता है, केवल और केवल वोलेटाइल लिक्विड की वजह से होता है। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल यहाँ पे क्या है सोल्यूट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा क्या वो इसकी वजह से होगा, नहीं होगा, वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा, आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी वजह से होगा। तो अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका वेपर प्रेशर दैट इज पी नोट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स सॉल्वेंट
समझ में आया? क्योंकि इसकी वजह से तो वेपर प्रेशर होगा नहीं। हम कैसे निकालते थे, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब ये तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है भैया, इसकी तो वेपर्स ही नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा, तो वो एक टर्म जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से वेपर प्रेशर जनरेट होगा, तो पी नोट इसका वेपर प्रेशर प्योर का पी नोट है इंटू मोल फ्रैक्शन वाटर का, दैट इज सोलवेंट का। क्लियर है? हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हम पुट करेंगे, आपके पास आर एल वी पी का एक फॉर्मूला आता है, आर एल वी पी दैट इज पी नोट माइनस पी नोट सोलवेंट, पी नोट इंटू एक्स सोलवेंट डिवाइड बाई पी नोट। तो पी नोट अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से ऊपर से तो वो कैंसिल हो जाएगा नीचे से, यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस एक्स सोलवेंट, और वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हम आर एल वी पी क्या लिख सकते हैं, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? तो आर एल वी पी का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एक्स सोल्यूट, या एक्स सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्लियर है? आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस तरफ वाले को मिटाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम देखें आर एल वी पी की वैल्यू क्या है आपके पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन सोल्यूट डिवाइड बाई एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट। अब अगर हम बात करें, अगर आपका ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम बताते हैं जनरली किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम बात करें, जो आपके पास एन सोल्यूट होगा, डाइल्यूट का मतलब क्या है, सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है और सोलवेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो हम सोल्यूट के मोल्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब सोल्यूट के जो मोल्स होंगे वो बहुत कम होंगे किसके कंपेरिजन में, मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो नीचे जो आपका यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है दैट इज एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू मोल्स ऑफ सोलवेंट। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू वहाँ पुट करें तो हमारे पास आर एल वी पी का फॉर्मूला क्या आ जाता है आपके पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट। और आर एल वी पी क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, दैट इज पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, एंड दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्लियर है? ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आपको केवल ध्यान रखना है, इसको कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ में नहीं लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए हम सेम टू सेम ऐसा ही एक और फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, उसको आपको काम में लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। अब जरूरत नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया जाए, हर बार चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं जो जहाँ पर हमें ये जो अजम्पशन हमने लिया है वो अजम्पशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर है, जो डाइल्यूट और हर कंडीशन पे आपके चल जाएगा। तो एक बार क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी ऐसा ही सेम टू सेम एक और फॉर्मूला जनरेट करते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो क्या आ चुका है, पी नोट माइनस पी एस ऑन पी नोट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है।
ठीक है। चलिए, पर ये तो हमने अज्यूमशन लगा के क्या किया है, निकाला है कि अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तब ये होता है। ठीक है, इसको हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इसको मैं लिखता हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको मैं लिखता हूँ मोल्स ऑफ सोलवेंट। मोल्स ऑफ सोलवेंट क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास, अपॉन में आएगा मोलर मास, उसको मैं ऊपर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1000 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, कोई चेंजेस तो होने वाला नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सोलवेंट का अगर हम वेट लेंगे वो आपके पास आएगा ग्राम में। ठीक है, क्योंकि हम ग्राम में निकालते हैं जनरली। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। देखिए, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एन सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इंटू 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन 1000। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया मैंने। ठीक है, इसको आगे ले लिया, इसको थोड़ा पीछे ले लिया। ये जो वैल्यू है कुछ दिख रही है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, और अगर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ मोलेलिटी। क्या बोल सकता हूँ, मोलेलिटी, स्मॉल m। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जो आपको यूज नहीं करना है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल m मोलेलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई 1000। क्लियर है। ये आपको हो सकता है बुक में भी दिख जाए, बट इसको कभी भी आपको न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए काम में नहीं लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए हम दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे फॉर न्यूमेरिकल। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल के लिए, अगर हम लिखें पर्पस, अगर आपको फॉर्मूला काम में लेते हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखिए ये आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको, जो इसी फॉर्मूले से आपको क्या होंगे, आंसर भी दिए जाएंगे। बट हर बार ऐसा हो कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और हर बार आपका आंसर करेक्ट आए, उसकी गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये हमने अजम्पशन लेके माना है, तो बिना अजम्पशन वाला करेंगे तो उससे आपका आंसर क्या आएगा, 100% करेक्ट आएगा, चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में बोले नहीं बोले। ठीक है, देखिए हमने निकाला अभी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हम निकालते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ठीक है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इनिशियल। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, पी एस, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना। इक्वल टू क्या होगा, अगर हम बात करें, देखिए पी नोट अगर हम यहीं से निकालें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम देखें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ठीक है, पी एस की वैल्यू अगर हम लिखते हैं, पी नोट माइनस पी एस की वैल्यू क्या होती है, पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई पी एस। पी एस क्या होता है, पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन, दैट इज एक्स सोलवेंट। क्लियर है, पी नोट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से आपके पास पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये जो फॉर्मूला है ये आपको काम में लेना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए।
यहाँ हमने कोई अजम्पशन लिया है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, हम मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ अजम्पशन लिया नहीं लिया है। तो आपको जब भी मास, मोलर मास, इस टाइप से कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चंस के अंदर, मोल्स वगैरह, तो आप इसको यूज में लोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, इसी टर्म्स में पूछा है, तो फिर आपको इसी टर्म्स में क्वेश्चन को देखना है। लेकिन मोलर मास, मोलेलिटी, मोल्स वगैरह पूछा है तो आप इसको आपको काम में लेना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया, यहाँ से करोगे ना तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर में थोड़ा बहुत चेंजेज आता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको काम में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन नहीं होता है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, इसी को भी हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोलवेंट इनटू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोलर मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। फिर से क्या बन जाएगी ये टर्म मेरी, मोलेलिटी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एम मोलेलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई 1000। आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, ये वाला और ये वाला। मैं कहूँगा ये वाला याद रखो, क्योंकि ये वाला तो हम कभी भी बना सकते हैं, याद रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी रहता है। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी ऐसा ही फॉर्मूला था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन, यहाँ पर पी नोट था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलेंट, बट ये अजम्पशन लेके नहीं किया है, तो जब नहीं हमने सबके लिए सेम लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है तो नीचे पी एस आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 26 डिग्री सेल्सियस इज 51 टोर। आपको 26 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है 51 टोर, ठीक है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम वाटर। तो आपको उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है जिसमें 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, कभी भी फॉर्मूले से मत जाइए, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। देखिए, ये आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 18 ग्राम तो क्या है, ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है, वाटर। अगर मोल्स में बात करें तो 19 डिवाइड बाई 18 दैट इज 5 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। और 18 डिवाइड बाई ग्लूकोज होता है 180 दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। ये आपके पास प्रेजेंट है। यहाँ पर वेपर्स बनेगी, किसकी बनेगी, ओनली वाटर की बनेगी, ग्लूकोज की नहीं बनेगी। ग्लूकोज कैसा होता है, सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, ठीक है। तो देखिए, और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस। कैसे निकालते हैं हम, पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, सिंपल इसी तरीके से निकालते हैं। तो पी एस की फॉर्म वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नोट आपको दिया हुआ है, प्योर वाटर का आपको वेपर प्रेशर दिया है कितना, 51 टोर, तो 51 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोलवेंट कितने हैं 5 डिवाइड बाय टोटल 5 प्लस 0.1 दैट इज 5.1 मोल्स हो गए। यहाँ से ये जाएगा 10 टाइम्स 10 इंटू 5 दैट इज 50, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा आपका 52। तो आपको पता था कि
प्योर वाटर का अगर 51 टोर है, उसमें अगर हम कुछ ना कुछ मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, गिरेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को बोला जाता है। तो 51 टोर था पहले, अभी कितना है 50 टोर, कम तो हुआ ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे याद रखने की वो मत करा करो कि डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने, नॉर्मल तरीके से बनाओ, उससे आपको समझ के आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो होगा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। आपको सोल्व करना है। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज को वाटर के अंदर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। एट 373 केल्विन इज फाउंड टू बी 750 mm ऑफ Hg। मतलब जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर PS आपको दिया है कितना, 750 mm ऑफ Hg, ठीक है। द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर विल बी। आपको मोलेलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल m, ठीक है। हिंट क्या है आपके लिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज 373 केल्विन, ठीक है। बाकी आगे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर। इस क्वेश्चन को आप जो दोनों फॉर्मूले हमने बनाए हैं जिसमें नेग्लेक्ट करते हैं और नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उन दोनों फॉर्मूलों से आपको सोल्व करना है और आपको मोलेलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चेक करना है कि अगर हम दोनों फॉर्मूले अलग अलग यूज़ करें तो क्या मोलेलिटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी या सेम आएगी, ठीक है ना। तभी आपको क्या है, थोड़ा पता चल पाएगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है। थैंक यू, ठीक है ना। एक बार आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।